हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धि सागर और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे और जो बचे हुए टॉपिक और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो उस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ के क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। फ्री फॉल के बारे में देखेंगे, जी की वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे कि इतनी होती है, इतनी कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच रिलेशन देखेंगे और कैपिटल जी के बारे में जानेंगे कि कैपिटल जी होता कैसा है। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, अर्थ पे जब हम रहते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई भी चीज़, कोई भी स्टोन ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे ही आता है ना। या फिर कोई भी चीज़ को हमने ऊपर से गिराया वो ऑलवेज हमेशा नीचे आती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ ये चीज़ हमने हमेशा नोटिस की होगी कि हम जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो अर्थ पे ही वापस आती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फोर्स, ऐसा फोर्स लग रहा है जो उस स्टोन को अपनी तरफ मतलब अर्थ अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस स्टोन को, है ना। ऐसे ही लगता है ना। तो अर्थ पे एक फोर्स लगता है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसी को हम एक तरह से ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी जब की, जब न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहाँ से एक एप्पल गिरता है, ठीक है, उनके सिर पे। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि देयर इज़ अ फोर्स जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एप्पल क्यों नहीं उस अर्थ को अपनी तरफ खींच सकता? मतलब अगर स्टोन नीचे गिर रहा है तो क्या स्टोन भी अपनी तरफ कोई फोर्स लगाता है जो इस अर्थ को ऊपर खींच सकता है? ऐसा भी उन्होंने नोटिस किया है। कहने का मतलब, अगर एप्पल में एक मास है, ठीक है, और अर्थ में भी एक मास है, तो सिर्फ अर्थ ही क्यों अपनी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? एप्पल क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है? ये चीज़ उन्होंने नोटिस की है। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया और उसके बाद एक लॉ बनाया था, यूनिवर्सल लॉ। हमने कभी और भी नोटिस किया कि अर्थ के ही चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ ही क्यों है? ऐसा क्यों है? बाकी जितनी प्लेनेट उनके चारों तरफ क्यों नहीं है? मून की तरफ क्यों नहीं है ना। तो बेसिकली इसलिए है क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून। तो मून पे ग्रेविटी कम है, इस वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ग्रेविटी की वजह से ही हम अर्थ पे आराम से चल सकते हैं, जबकि मून पे हम जब चलते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा मूवी वगैरह में, तो मून पे जब हम चलते हैं तो एक पैर रखते पैर जंप करता है, फिर नीचे गिरते फिर जंप करता है, फिर जंप नीचे, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो काफ़ी कम है ना। कम होने की वजह से वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। अगर हमें प्रॉपर तरीके से मून पे चलना है तो हमें बहुत ज़्यादा वेट अपने ऊपर लोड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रेविटी लग सके, जिस उसकी वजह से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जो साइंटिस्ट वगैरह में मूवी वगैरह में जो जाते हैं तो वो जंप करते हैं, वो इसीलिए जंप करते हैं और उनके पीछे भी कुछ वजन, हैवी वजन वाला सामान रखा रहता है ताकि वो ज़्यादा ऊपर जंप ना कर सके, वापस अर्थ मून पे ही आए। ठीक है, तो ग्रेविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब आते हैं ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है। वी नो दैट द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि जो मून है, और जैसे ये अर्थ है और ये मून है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये हमने देखा, ये नोटिस किया है। एन ऑब्जेक्ट वेन थ्रो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं,
वो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो वापस अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आ जाता है और एसिलेट करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मूवमेंट में होगी तो वो एसिलेट करेगी। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग। तो हम मून का जो मोशन है उसको समझ लेंगे। जैसे मान लेते ये एक पर्सन है, इसने एक रस्सी में एक स्टोन बांध रखा है, उसको गोल गोल चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक है। तो ये एक मोशन में तो ये स्टोन है, एक मोशन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये इससे दूर क्यों नहीं जा रहा है, अगर ये है ना, क्योंकि ये सीधा जाता है हर एक मोशन पे, हर एक मोशन में इसकी ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये हमने, ठीक है। लेकिन ये सीधा ना जाने की वजह से सर्कुलर पाथ पे ही टर्न कर रहा है, क्योंकि इस पे इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और इस रस्सी की वजह से, ठीक है। उस फोर्स को कहेंगे सेंटर पीटर फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, डायरेक्ट ओवर द सेंटर, सेंटर की तरफ अराउंड एक फोर्स क्रिएट करेगा। मतलब अगर ये स्टोन होगा और ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हर उस वस्तु या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जो किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है, ये सब के ऊपर लगेगा, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है। और इसी इसी फोर्स की वजह से जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि जो मून है उसको उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए उसको मजबूर करता है। नहीं तो अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो जो मून होगा वो बाहर निकल जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। और ग्रेविटी, ऑब्वियसली ग्रेविटी अपना वही काम करती ताकि इसको अपनी तरफ खींच सके। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइजैक न्यूटन ने 1967 में एक लॉ को प्रपोज किया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज़ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, वो अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऑलवेज। दुनिया का कोई भी कितनी भी दूर है, कहीं पे भी है, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लगता है, ठीक है। तो ये इसलिए लगता है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट पे एक सर्टेन मास होता है। मान लेते इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। तो ये m1 मास वाला ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और m2 वाला ऑब्जेक्ट 2 होगा जिसपे m2 मास है, वो m1 को अपनी तरफ अटैक करेगा। अगर जिसका मास ज़्यादा होगा वो दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाए। यही चीज़ पॉसिबल होती है अर्थ और मून पे, क्योंकि अर्थ का जो अर्थ या कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे स्टोन ले लेते हैं, ठीक है। अर्थ का मास है, बहुत ज़्यादा है मास, ठीक है, जिसकी वजह से उसका अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा स्टोन के अट्रैक्शन फोर्स से, जिसकी वजह से स्टोन को अपनी तरफ वो आकर्षित कर कर लेता है। और सेम चीज़ होती है अर्थ और मून के बीच में। जब अर्थ क्योंकि अर्थ मून से काफ़ी बड़ा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये इसकी ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। और इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसलिए ये अपनी डायरेक्शन को इसी टाइम में ये घूम रहा है, मतलब इसी ऑर्बिट में ये इस ऑर्बिट को छोड़ नहीं रहा है। एक तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है,
ये इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है इस वजह से। अब देखो, मून मून का भी एक मास है अपना, ठीक है। कुछ मान लेते हैं M2 मास है, इसका M1 है, तो मून भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी लगाएगा। मून मून की भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी जो इस अर्थ पे अर्थ को अपनी तरफ खींचने में लगाएगा। तो ऐसा ही करता है मून। मून भी इसको कोशिश करता है अपनी तरफ खींचने, लेकिन मून का जो मास है इससे बहुत कम है, जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉपर तरीके से उसको खींच नहीं पाता। लेकिन जब अर्थ में जो वाटर होता है उसको खींच लेता है, जिसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई समुद्र वगैरह हम देखते सी पे देखते ज्वार भाटा आते हैं, वो किसी भी वजह से आते हैं, क्योंकि वो मून और सन भी ग्रेविटी लगाता है थोड़ी बहुत, मून भी लगाता है, क्योंकि सन दूर है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो भी लगाता है, मून भी लगाता है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थ पे ज्वार भाटा उछलते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर उठाता है ग्रेविटी, फिर रोटेट होता है, रिवोल्यूशन करती है, जिसकी वजह से पानी नीचे गिर जाता है, तो ज्वार भाटा इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो मून भी अपनी ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे, और अर्थ भी अपनी ग्रेविटी लगाता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। इसी तरह सारे ऑर्बिट सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करेंगे कि किस तरह से कितना फोर्स लगता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हम देखेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट टू ऑब्जेक्ट A and B ऑफ मासेस, एक का मत कैपिटल M ले लेंगे एंड दूसरे का मत स्मॉल m ले लेंगे, ठीक है। और वो जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे भी रखे रहेंगे, तो वो एक हम डिस्टेंस भी ले लेंगे, एट आ डिस्टेंस, ठीक है, डी, जो क्या है फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच की एक डिस्टेंस ले लेंगे। किस तरह से ले लेंगे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट M ले लिया, जिस है ना, जिसका मास है M, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया स्मॉल m, इन दोनों के बीच की दूरी है D ले ली, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया, इस ऑब्जेक्ट को बी नाम दे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे अर्थ ये हो गया, मून ये हो गया, या कोई भी और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास अलग अलग है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। अब जो फोर्स लगता है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मतलब जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मास के बराबर। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से ये वाला। और फोर्स ही क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन देम, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d के स्क्वायर के बराबर। इन दोनों स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, और जब मर्ज करेंगे फ्रॉम दी बोथ इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, जो फोर्स होगा वो इन दोनों के प्रोपोर्शनल के बराबर हो जाएगा, मतलब एम, सॉरी यहाँ पे आया कैपिटल M और स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है। जब भी हम प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल G आएगा, MM/d स्क्वायर, इस तरह से। तो ये फोर्स लग गया, फोर्स का फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या है, G है एक कांस्टेंट है, और M है A ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और स्मॉल है B ऑब्जेक्ट का मास, और D है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो G है इसको एक स्पेशल नाम भी दिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट होगी और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। इस तरह ये फिक्स होगी, ये हर जगह इतनी ही होगी, चाहे जी कहीं पे भी लगे अर्थ पे, ये इसी तरह फिक्स रहेगा। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू हम यही पुट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे द मास ऑफ द अर्थ इस, तो मास दे रखा अर्थ का मास, तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है। और दूसरा मास ले लिया स्मॉल, जो मून का मास है वो कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। क्योंकि मास दे रखा है तो मास की जो यूनिट होती है वो केजी में होती है। दोनों का मास मिल गया। उसके बाद उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है डी से रिप्रेजेंट करके 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन। अब जो फॉर्मूला होता है F = Gm/m/d², इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, स्मॉल एम की वैल्यू 7.4 इंटू 10⁻22 बाई d² मतलब 3.84 इंटू 10⁵ देखो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इसकी वैल्यू है मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर आएगा, तो इसको हम मीटर में बनाएंगे। 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चला गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3.84 इंटू 10⁻, देखो ऑलरेडी 5 था और 3 जीरो यहाँ हो गए तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 मीटर। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हम 8 को हटा देंगे, सॉरी 5 को हटा देंगे और 8 पुट आएंगे, तब ये मीटर में हो गया। अब अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में आएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई फोर्स की। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना लग रहा है फोर्स, इतना लग रहा है 2.02 इंटू 10⁻20, इतना लग रहा है न्यूटन का फोर्स। अर्थ और मून के जब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी डिस्टेंस होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका जो थर्ड लॉ है वो कैसे काम कर रहा है, वो काम करता है ग्रेविटेशन की वजह से। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हम अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे हैं और हम इस तरह से इस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, अर्थ भी लगाता है, जिसकी वजह से हम एक उस पाथ पे हम इजीली चल सकते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है इन केस फ्रीली फॉलिंग स्टोन, जो स्टोन है ऊपर से नीचे गिर रहा है ऑन अर्थ पे, स्टोन अट्रैक्ट अर्थ एंड ऑल्सो अर्थ अट्रैक्ट स्टोन। ठीक है, तो ये अर्थ है, इसके ऊपर से स्टोन गिर रहा है नीचे तरफ, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा लेस फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाता और स्टोन नीचे गिर जाता है, क्योंकि अर्थ का ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन लगता है तो वो नीचे आ जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये एक नंबर में आ जाते हैं कि MCQ में पूछ लेगा या ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये हमें अर्थ पे बांध के रखता है। हम चारों तरफ अर्थ पे रहते हैं चारों तरफ, और उसके चारों तरफ क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। ये सारा काम किस वजह से हो पाता है, ग्रेविटेशन लॉ की वजह से। ग्रेविटेशन लॉ की वजह से ग्रेविटेशन लॉ नहीं लगता तो हम एटमॉस्फेयर नहीं होता, और दूसरी चीज़ हम भी ऊपर उठ जाते और शायद
पूरे एटमॉस्फेयर पे कहीं ना कहीं चले जाते, गुम गुम हो जाते, या फिर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो रह भी नहीं पाते, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो हमें बाइंड करके रखता है अर्थ और ह्यूमन के बीच में, एक बाइंडिंग का काम करता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो मोशन करता है ना मून, वो भी किसकी वजह से करता है? ग्रेविटेशन लॉ की वजह से। थर्ड वाला है द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। इसी तरह जैसे मून है अर्थ का चारों तरफ रोटेट करता है, तो सन की रोटेशन भी बाकी जो प्लैनेट करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है तो उसका मास तो बहुत बड़ा होगा, जिसकी वजह से ये उसी एक ऑर्बिट में, एक सन की जो ऑर्बिट है उसके चारों तरफ घूमते रहते, इससे दूर नहीं जाते। वो इसीलिए नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे भी एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। ठीक है, द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, सन और मून की वजह से जो टाइड आते हैं ना, जिसको बोलते हैं ज्वार भाटा, वो इसी वजह से आता है। समुद्र के ऊपर पानी उठता है, लहरें बनती है, फिर आता है, फिर आता है, इस तरह से होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो किसकी वजह से हो जाती है? वो सन और मून की जो ग्रेविटेशन अर्थ पे लगती है उसकी वजह से होती है, क्योंकि सन तो बहुत दूर है, इसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशन कम पहुँच पाती है, क्योंकि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कितना डिस्टेंस है। लेकिन मून का डिस्टेंस कम है, लेकिन वो उसका जो मास है वो कम है, इसी वजह से कभी जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, वो कम लगेगा, इसका भी कम लगेगा। इसकी वजह से क्या है, हम ये दोनों पानी को ऊपर अपनी तरफ खींचते फिर नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, जो टाइड्स आते हैं ना, इसी इन दोनों के ग्रेविटेशन की वजह से आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका, इट रीच सर्टेन हाइट, और वो सर्टेन हाइट पर पहुंचता है, देन फॉलिंग डाउन टूवर्ड अर्थ, इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। ये किस वजह से? क्योंकि देखो हमने फोर्स लगा, कितना भी तेज फोर्स लगाओगे कि ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाएगा 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 जाएगा, ग्रेविटेशन इसको नीचे खींच रही है और ये सर्टेन हाइट पे रुक जाएगा, है ना, पार नहीं निकल पाएगा। पार निकालने के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जो भी अर्थ से जो भी चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं ना, अर्थ की ग्रेविटेशन उस पे हम लगाते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगता है। जो भी रॉकेट वगैरह जो जाते हैं उनको बाहर निकालने के उनको बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन हम कोई भी स्टोन फेंकते तो उतना ज़्यादा हम फोर्स नहीं लगा पाते, तो एक सर्टेन हाइट पे जाएगा, क्योंकि इसको एयर का रेजिस्टेंस भी होगा, तो ग्रेविटेशन भी अपनी तरफ से इसको कंटिन्यूसली खींच रही है, तो एक सर्टेन हाइट पे रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, फ्री फॉल होगा, और वापस अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। दिस फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, ये अब एक नंबर डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि फ्री फॉल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो, तो बस एक फिगर बना के हम दिखा देंगे और ये पूरी डेफिनेशन लिख देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ग्रेविटेशन की देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब बेसिकली वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी एक टाइम पे चेंज हो रही है। ऐसी जब यहाँ पे तो हम उसको ऑब्जेक्ट को एक पाथ पे, सर्टेन पाथ पे मूव करा रहे हैं, लेकिन जब ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो अपनी वेलोसिटी टाइम पे चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से? क्योंकि इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, ये फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रही है, तो ग्रेविटी की वजह से इस लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो ग्रेविटी की वजह से है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का हम जी लेके, ना कि ए लेंगे। ठीक है, तो ए रिप्लेस हो जाएगा जी से। और किसी भी एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर्स में सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। देयर इज एक्सेलरेशन involved in falling object due to the gravitation force and is denoted by g। तो इसको g से, स्मॉल g से डिनोट करते हैं। therefore the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of the mass and acceleration due to the gravitational force। तो उसका जो फोर्स हो जाएगा वो बेसिकली एम ए होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगता है वो एम ए लगता है, मतलब उस पर अगर मूवमेंट कर रहा तो मतलब एक्सेलरेशन और उसका मास, तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा।
ये रिप्लेस हो जाएगा जब ग्रेविटी की वजह से, तो एम जी के बराबर हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम याद कर देंगे, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एफ होगा वो एम जी के इक्वल होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमने पहले वाला जो फॉर्मूला निकाला था एफ का, उसके साथ पहले जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, ये था। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो मास और उसके ग्रेविटेशन के वजह से लग रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें मास होगा, और वो नीचे गिर रहा है, एसिलेट कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से, तो जी आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू, तो एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो एम जी इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब एम से एक एम ख़त्म हो जाएगा, तो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, कोई सा भी एम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं कैपिटल एम को रखा क्योंकि ये अर्थ का है मास है, और एक कोई स्टोन होगा या कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका मास हमने हटा दिया, तो एक स्मॉल जी की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, ठीक है। और इसको जब हम इसकी यूनिट जब हम सॉल्व करें तो वो यूनिट किस में आनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें आएगी मीटर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी है, ये अगर जी या फिर कैपिटल जी की किसी की भी वैल्यू पूछे तो हम एक फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ जी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब पूछ लेता है प्रूफ करने के लिए, 2 या 3 नंबर में आ जाता है ये। तो देखेंगे हम, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ये अर्थ है। देखो जी की वैल्यू बेसिकली कब लगेगी, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है, ठीक है, तभी तो लगेगी, अदरवाइज थोड़ी नहीं लगेगी। जब उसकी अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है तभी वो ऑब्जेक्ट पे जी लगेगा। मान लेते इसके रेडियस के ही अंदर आता है जी, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने लिया वो अर्थ की रेडियस के ही अंदर लिया, जो इसके यहाँ पे सेंटर पे ही गिर रहा है कहीं पे, ठीक है। तो इस पे तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास होगा, अर्थ की ही रेडियस पे ले लिया तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, जितनी रेडियस अर्थ की उतनी रेडियस की इसके बीच की डिस्टेंस आ गई, मतलब अर्थ की रेडियस को रिप्लेस कर दिया डी से, और जो अर्थ का जो मास है उसको कैपिटल एम ले लिया, है ना। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी के, इस ऑब्जेक्ट पे जो वैल्यू लग रही है वो कितनी लग रही है। तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, जी इक्वल टू क्या था, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने डी को रिप्लेस कर दिया आर से, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के ही बराबर है, क्योंकि जब भी इसके रेडियस के अंदर आएगा तभी जी काम करेगा, अदरवाइज जी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी इक्वल टू हो गया, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और अभी देखो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो कितना हो गया, एम इक्वल टू होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस होगी वो किसकी रेडियस होगी, अर्थ की रेडियस, तो अर्थ की रेडियस भी फिक्स रहेगी, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। मीटर में ले लिया क्योंकि कैपिटल जी में भी मीटर आता है, इसकी वजह से ये सारे मीटर में चेंज होगा और केजी में हो गया। तो एम की वैल्यू पुट कर दे 6 इंटू 10⁻24, और नीचे हो जाए 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं 9.8 मीटर सेकेंड माइनस का 2, ये ठीक है। एग्जैक्ट जो वैल्यू लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ पे वो लगती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको कभी कभी अप्रॉक्स बोलते हैं 10, जब ये कब बोलते हैं, न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये गिवन होगी, अगर जब नहीं गिवन होगी तो हम ऑलवेज यही लगाएंगे, और कहीं पे भी एमसीक्यू वगैरह में अगर ये ऑब्जेक्ट
ऑप्शन ए दे रखा 9.8 और बी दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसी को लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल में कभी कभी खुद दे रखी होती है, न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सके इसलिए 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, लेकिन एक्स जो सही होती है 9.8 मीटर पर सेकंड हो। ये कम से कम 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है कैपिटल जी के बीच में और स्मॉल जी के बीच। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है। ये 2 से 3 नंबर में पूछ लेता है, डिफरेंस आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें इट इज़ वैल्यू इज, इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 विथ यूनिट के साथ याद करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी बोली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू रिमेनिंग कांस्टेंट ऑलवेज एवरीवेयर, हर जगह इसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, और ये वेरी क्यों करता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ है वो एक्चुअली पूरा गोल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरह से दबा हुआ, कहीं कहीं थोड़ा उठा हुआ है। तो यहाँ पे जो आर है, रेडियस है, वो वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जी की वैल्यू वेरी कर जाती है। इसलिए हम जी को 9.8 और अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है, पोल्स में थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, बाकी जगह भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसकी जो ऐसा यूनिट ये होती है, और इसकी ऐसा यूनिट ये है। ये एक स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक। अभी एक्टिविटी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें हम देखेंगे लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो होल हो या सॉलिड हो या बिग हो या स्मॉल हो, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट अ सेम रेट, वो सेम रेट पे एक हाइट से नीचे गिरता है। इसके बारे में देखेंगे। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी हम करेंगे, उस पर देखेंगे। गैलीलियो हु फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट duplicate that acceleration of object falling towards the earth does not depend on the mass of the object, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी को आप चाहे उसे पढ़ सकते हैं, पूरा प्रॉपर दे रखा है, और फिर हम इसको अपनी तरफ से समझेंगे। देखो, 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया हमने, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लिया, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ले लिया, मान लेते कोई एक ब्रिक ले ली, ठीक है, और ये ले लिया कोई पेपर ले लो। अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। क्या इन दोनों पे जो ग्रेविटी जी की वैल्यू होगी, वो दोनों पे एक जैसी लगेगी या दोनों पे अलग अलग लगेगी, ठीक है। तो जब ये डिमोन्स्ट्रेट किया, तो दोनों को एक सर्टेन हाइट पे, मतलब एक एच हाइट ले लिया, इस हाइट पे इनको रखा था और वहाँ से छोड़ा, तो ऑब्वियसली हमें तो कौन सी चीज़ पहले आएगी, पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो चीज़ जो अर्थ की सरफेस पर आई, वो ब्रिक आई, ये सबसे जल्दी आ गई। उसके लिए पेपर है, थोड़ा धीरे धीरे करके तब नीचे आया। ये कैसे हुआ, और सेम चीज़ ये इसको हमने ओपन में किया था, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये पहले आ गई, ये बाद में आया, जबकि वैल्यू तो जी की सब पे एक जैसी लगनी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन यही जब हम ओपन किया तब ये कंडीशन थी। अब इसको हमने दूसरी कंडीशन किया, वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि एक चैम्बर बना लिया, एक बड़ा सा चैम्बर बना लिया, जिसमें हमने एयर को बाहर निकाल दिया। इसमें एयर नहीं थी, ठीक है, ये वैक्यूम था, ठीक है, जिसमें एयर नहीं था। अब इसको दोनों को छोड़ा नीचे, तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस पे आया है। कैसे पॉसिबल होगा, देखो, ये इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है वो सेम लगती है, सेम ऑल ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है, सेम तरह के 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से सभी ऑब्जेक्ट लगती है। लेकिन पहले हमने जब उस पर ओपन में किया था, तब इस पर जो एयर का रेजिस्टेंस था वो लग रहा था, जिसकी वजह से क्या था, जो पेपर था हवा में धीरे करके आ रहा, लेकिन ब्रिक भारी थी, उससे मास ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सीधा नीचे आ गया। इस पर एयर का रजिस्टर उतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन जब हम वैक्यूम के लिए, तो एयर का रजिस्टर किसी पे भी नहीं काम कर रहा, ना इस पे। अब इस पे जी की वैल्यू लगेगी और इस पे जी की वैल्यू, तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे, चाहे कितना ही मास हो। तो हम कह सकते हैं कि जो जी की वैल्यू होती है वो दोनों पे सेम लगती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, जो मोशन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, अब हम उनमें कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या था, एस को हम डिस्टेंस लेते थे, ठीक है, अब यहाँ पे एस डिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच क्या आएगा, डिस्टेंस ना आके तो एच आएगा, मतलब हाइट आएगी, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे हाइट से। ठीक है, और एसेलरेशन वहाँ पे ए था मोशन की वजह से, यहाँ पे एसेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए को जी से रिप्रेजेंट करें, तो तीनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, पी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो यहाँ पे जी टी हो जाएगा। सेकेंड क्या था, एस था ना, तो यहाँ पे क्या एक एच हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाला क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, तो जी एच हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशन ग्रेविटी की वजह से चेंज हो गई। देखो ये भी मोशन की थी और यहाँ पे भी मोशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से मोशन हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस कर दी। अब इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ दे रखी होगी 9.8, ठीक है, एच दे रखा होगा और बाकी यू और बी दे रखा होगा, क्योंकि सर्टेन हाइट पे जाके यू की वैल्यू कुछ और हो जाएगी और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, उसको हम फिर इन्हीं इक्वेशन सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये कम से कम इसके न्यूमेरिकल कम से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे से कर लेना और ये सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, लो एक एग्जांपल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको मैंने यहाँ डाला है। ठीक है, एग्जांपल ही ज़्यादातर एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कार फॉल ऑफ लेट्स ड्रॉप टू द ग्राउंड, ऊपर से कार गिरती है, कितने सेकेंड में नीचे आ जाती है, 0.5 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है आधा, टाइम दे रहा है 0.5 सेकेंड। ठीक है, जो भी चीज़ दे रखी होगी उसको सिंबल के साथ हम लिख लेते हैं, तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, उसको लिख लिया और विद यूनिट के साथ। जी की वैल्यू देखो, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी लगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ दे रखी है इसलिए हम लेंगे, नहीं तो 9.8 ही लेनी पड़ेगी। फर्स्ट जो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे नीचे गिरने की जो स्पीड थी वो हमें कैलकुलेट करेंगे। मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे कार होगी और जब ग्राउंड पे स्ट्राइक की तो यहाँ पे गिरी होगी, तो पहले वेलोसिटी कुछ और होगी, दूसरी वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल वेलोसिटी। बेसिकली बी के बारे में ये बात करके वी कितना होगा, टी दे रखा है, जी दे रखा है और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जी टी होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि वो पहले ग्राउंड पे खड़ी थी उसके बाद नीचे गिरी है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रखें 0 और जी की वैल्यू रखें 10, टाइम दे रखा 0.5, तो वी इक्वल टू का मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई होगा, तो वी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। वी की वैल्यू आ गई कितनी, 5। सेकेंड पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि जो भी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड जो कि क्या होती है, वी प्लस यू बाई 2, है ना। तो वी कितना देगा, 5 दे रखा और ये 0/2, तो 5/2 जी कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब जो थर्ड है वो क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0। ठीक है, हाउ हाई इज लेस फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो लेस थी ना, जो ऊपर की जो बाउंड्री थी वो कितना हाइट पे है, मतलब एच पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसमें एच आता है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो हमारे पास एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ही है। ठीक है, इसमें देखो यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 इंटू कितना 5 प्लस हाफ
जी की वैल्यू 10 है और टी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 हो गया। तो एच ये 0 हो गया प्लस ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये कितना हो गया, एच इक्वस टू 125 मीटर। इतनी हाइट से वो कार नीचे स्ट्राइक करती है ज़मीन पे। तो ये तीनों न्यूमेरिकल हमें तीनों पॉइंट जो दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों सॉल्व हो गए। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है 2.5 मीटर पर सेकंड, और थर्ड वाले का आंसर ये है। कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है। अगर समझ नहीं आया इसको दोबारा देखना इस वीडियो को पूरे अच्छे से, और ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट हम बाकी जो टॉपिक बचे हुए और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करते हैं। कमेंट करना जो भी डाउट है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत सारी वीडियो इस पर मिलेगी, और भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, मैथ्स भी आएगी इसी चैनल पे। तो थैंक यू।